तेलंगाना के वाहिद बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने इस बार आईनी स्ट्रक्चर को खुला चैलेंज दिया है। अपने मुतनाज़े बयान के लिए जाने जाने वाले राजा सिंह ने एआईएमआईएम के एमएलए मुमताज खान को प्रोटेम स्पीकर बनाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मैं ऐसी पार्टी के अरकान से हलफ नहीं लूंगा जो मुल्क को तोड़ने की बात कर रहा हो। इस मौके पर बीजेपी एमएलए ने सीएम चंद्रशेखर राव को पूरे मामले के लिए जिम्मेदार बताया। राजा के बयान पर टीआरएस और कांग्रेस हमलावर हो गई है। उनका कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमात होने का दावा करने वाली बीजेपी के अरकान असेंबली का ये हाल है तो दूसरे का क्या कहना। उधर बीजेपी ने उनका जाती बयान इसको तो बताया है, लेकिन उनकी बातों की हिमायत भी करती हुई नजर आई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब ने जो निजाम फॉलोअर है, जो एमआईएम फॉलोअर है, उन्होंने कल रात को, समझ गए ना, रात को एक डिसीजन लिया कि 3 दिन के लिए जो स्पीकर बनेगा वो एमआईएम का विधायक बनेगा और इसी एमआईएम विधायक के सामने सारे के सारे एमएलए शपथ लेना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये राजा सिंह तेलंगाना विधानसभा में जाएगा नहीं और उनके सामने शपथ लेगा नहीं। मैं राजा सिंह उस पार्टी के विधायक के सामने शपथ नहीं लूंगा जो हिंदुओं को खत्म करने की बात करते हैं। उस पार्टी के विधायक के सामने मैं शपथ नहीं लूंगा जो भारत देश में युद्ध करने की बात करते, वंदे मातरम नहीं गाते, भारत मां की जय नहीं बोलते। राजा सिंह साहब के जो कमेंट्स हैं आज कंडेम करता हूं और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ऑफिस ऑफ प्रोटेम स्पीकर है ये सीनियर मोस्ट एमएलए को दिया जाता है और इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि गवर्नर की जो ड्यूटीज़ होते हैं, हिज एक्सेलेंसी जो गवर्नर की ड्यूटीज़ होते हैं वो ड्यूटीज़ को वो डिस्चार्ज करते हुए नए जो इलेक्टेड एमएलएज हैं इनको ओथ दिया जाता है और साथ ही साथ जो रेगुलर असेंबली के स्पीकर होते हैं उनके इलेक्शन को वो एज अ रिटर्निंग ऑफिसर की तरह कंडक्ट करते हैं। तो राजा सिंह साहब जो आज कमेंट्स करे हैं मैं समझता हूँ एक चीप पब्लिसिटी गिमिक है और एक तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस ये मुल्क को चलाते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस को ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक दर्जा दिया है, ये सब इंस्टीट्यूशंस को वो एक अपने बातों से और अपने हरकतों से इसको नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं मुल्क से और उनकी पार्टी से और उनसे भी मैं अपील करता हूं कि इस तरीके के आप बातों से अपने आप को बाज लाइए और एक मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मुल्क के जो इदारे हैं, इसको इज्जत करना सीखिए। और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना का एमएलए जो राजा सिंह जो बयान दिया कि उन्होंने एमआईएम का एमएलए प्रोटेम स्पीकर बने रहे तो मैं ओथ नहीं लूंगा बोल के जो स्टेटमेंट दिया, ये हेट स्पीच ही हो सकता है। ऐसी बयान एक एमएलए होने के बाद में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करते हुए अगर ऐसी बात उन्होंने किया है, इसका मतलब है ये रिलीजियस तनाव, मतभेद पैदा करने की एक कोशिश हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम कंडेम कर रहे हैं। हम चंद्रशेखर राव जी, तेलंगाना का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी से हमारी मांग है, जिन्होंने ये पहली बार नहीं, करीब 43 टाइम्स उन्होंने हेट स्पीचेस किया है पिछले 5-6 साल में, उनके ऊपर आज तक एक भी एक्शन नहीं लिया गया है, उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया है और हद हो गई आज जो है सो उन्हें प्रोटेम स्पीकर रहे तो मुसलमान अगर प्रोटेम स्पीकर बने रहे तो हम वोट भी नहीं लेते बोल के आज जो है सो आने वाली इलेक्शंस में रिलीजियस पोलराइजेशन करने के लिए और हिंदू और मुसलमान के बीच में तनाव पैदा करने की एक कोशिश हो रही है। ये साजिश है। इसीलिए हमारी मांग है, चंद्रशेखर राव जी आप इमीडिएटली असेंबली से उनको बर्खास्त करने का, एक्सपेल करने का रेजोल्यूशन असेंबली में लेना चाहिए, उनको डिस्क्वालीफाई करना बोल के हमारी तरफ से मांग है। उनका असेंबली एमएलए पद से उनको हटाने की रेजोल्यूशन लेना बोल के हमारी तरफ से मांग है। एमएलए राजा सिंह जी जो डिसीजन लिया है कि वो प्रोटेम स्पीकर जो बनाया गया है रिसेंटली, सीएम केसीआर जी ने एक पॉलिटिकल ट्रैप, पॉलिटिकल अपीजमेंट करते हुए एक एमआईएम एमएलए को, जिनका एंटीसीडेंट्स गलत है, जिनका बैकग्राउंड गलत है, जिनका स्टेटमेंट्स हिंदूज के ऊपर, भारत के ऊपर गलत था, उन जैसे जो एमएलए को प्रोटेम स्पीकर बनाया
उनके अंडर हम स्वेरिंग नहीं करेंगे, ये राजा सिंह जी का डिसीजन है, वो इंडिविजुअल डिसीजन है। उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हर रोज होता है इश्यूज एमआईएम के साथ, उनके हिसाब से वो डिसीजन लिया गया है। इसमें कोई मुस्लिम हिंदू का इश्यू नहीं है, ये सिर्फ एमएलए राजा सिंह का निजी मामला है, इंडिविजुअल डिसीजन है। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं है और हम उसको गलत भी मानते नहीं है, वो जो डिसीजन लिए है। और एमएलए साहब जो राजा सिंह जी है, उनका राइट है, उनका चॉइस है कि जब चाहे वो सेशन में, जिन सेशन में चाहे वो सेशन में वो स्वेरिंग इन कर सकते हैं। तो वो राइट्स तो उसको है, वो चॉइस तो उसको है। सो इसमें कोई नॉन इश्यू को इश्यू बनाने का जरूरत नहीं है। तेलंगाना में एक बार फिर मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का मुद्दे की बात उठने लगी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शब्बीर अली का कहना है कि आवाम से 2 बार वादे के बाद अब उसे नकारने लगी है। उनका कहना है कि मौजूदा इंतखाबात में भी मुसलमानों को कमजोरों को रिजर्वेशन का वादा किया और जब जरूरत पड़ी तो केसीआर हुकूमत अदालत में बैकफुट पर आ गई। उनका दावा है कि अदालत में हुकूमत ने हलफनामा देकर अपनी मजबूरी दिखाई है। 2 इलेक्शनों में 2014 से इलेक्शन से पहले मुसलमानों को 12% और आदिवासी को 10% का जो वादा किया, और उस वादे को मैं पूरा करता हूं कहकर 16 फरवरी 2017 को असेंबली और काउंसिल में उन्होंने 12% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटे का बिल भी पास कराया। बिल पास करते वक्त मैं अमेरिका में था और ये मालूम होते मैंने उसी दिन अमेरिका से आया और मैंने केसीआर साहब से सवाल किया कि स्टेट बीसी कमीशन 10% देने के लिए कह रही है, आपने 12 कह रहे हैं, ये कैसे होगा? तो क्या कहने, मैं मोदी साहब से बात करके आया हूँ, लिहाजा मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं 12% लाकर बताऊँगा। ट्राइबल के बारे में भी हम कहें कि उनकी आबादी 9.08 है, आप 10% कह रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है। इसके लिए भी मैंने तैयारी कर लिया हूँ, वापस लेकर आऊँगा। अब हो गया फिर 18 के इलेक्शन में फिर अपने मैनिफेस्टो में कहा कि मैं 12% पे कायम हूँ, लेकिन 8 दिन पहले स्टेट के पंचायत राज इलेक्शन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये एफिडेविट दे दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कोटा नहीं बढ़ना है। ऑल इंडिया वहदत इस्लामी ने हुकूमत हिंद से शरीयत में मदाखलत से परहेज करने की अपील की है। इजलास आम के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि मुल्क की तरक्की आपसी भाईचारा और मोहब्बत से मुमकिन है, इसलिए सभी को मिलजुल कर रहने की जरूरत है। हालांकि बीजेपी हुकूमतों का हर काम हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करता नजर आ रहा है, जिससे हम लगातार तबाही की जानिब बढ़ रहे हैं। इस मौके पर आईन का हवाला देते हुए भी कहा गया कि सभी हुकूमतों को आईन का ख्याल रखना चाहिए कि मुल्क के अंदर जो कुछ सूरत हाल बनकर आई है, ख़ास तौर से मई 2014 के बाद जो पॉलिटिकल रिजीम चेंज हुई है, उसने जो सूरत हाल पैदा की है, उसमें माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है और बिलखुसूस मुसलमानों को, वो क्या खाएं, कैसे रहें, क्या पहने, क्या तालीम हासिल करें, इस सिलसिले में उनको जो है ख़ास तौर से दबाव का सामना है। उस सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं कि ये पॉलिसी जो जुल्म सितम की है, ये इससे जो है किसी का कोई भला नहीं होगा। मुल्क में अनारकी फैलेगी, हालात ख़राब होंगे। इसको जो है रोकना अगर है, मुल्क को तरक्की देना है, मामलात को ठीक करना है, तो फिर इंसाफ की राह को अपनाना पड़ेगा। कावेरी तनाज़े को लेकर पार्लियामेंट के बाहर एआईएडीएमके के अरकान ने फिर मुजाहिरा किया है। उनका कहना है कि कर्नाटक उनके हक का पानी नहीं दे रहा है और इस मौके पर पार्टी लगातार मरकजी हुकूमत से मदाखलत की मांग करती आ रही है। हालांकि कर्नाटक का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत से ज्यादा पानी तमिलनाडु को देते आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इस मुद्दे को लेकर एआईएडीएमके के अरकान लगातार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुजाहिरा करते आ रहे हैं, जिसे लेकर उन्हें एक बार फिर मुअत्तल भी कर दिया गया था। AIDMK members were suspended by the Honorable Speaker, Madam. From starting onwards,
we are fighting for our rights of the farmers of Tamil Nadu not to construct any dam across the Kaveri River. That is the Supreme Court verdict. Violating the Supreme Court order, the Karnataka government is going to construct a new dam nearby Meghadadu. The detailed project report has been submitted before the central government. That is allowed by the central government. That is to be withdrawn immediately. That is our only one agenda on behalf of Tamil Nadu people. We are fighting for the rights of the farmer. So far, no withdrawn. That is not been withdrawn by the central government. That's why we are continuously agitating and struggling for the people. उधर स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर पार्लियामेंट के बाहर टीडीपी एमपीज ने भी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि जब से वो एनडीए से अलग हुए हैं आंध्र प्रदेश को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि मरकजी वजीर रेल पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी हुकूमत ने रियासती आवाम से किए सारे वादे पूरे किए हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू हुकूमत रियासती आवाम को धोखा दे रही है। How is it diluting? There's so many things that still need to be done for Andhra Pradesh. He's very well aware of it. Just because of some ambiguous logic and ambiguous language which is used in the AP Reorganization Act, they're hiding behind that language and saying that only the feasibility report had to be done. Who wants feasibility report in a act when they say that railway zone is going to be given based on feasibility? Are you going to hide behind the word feasibility? Who wants feasibility report? That doesn't do anything for Andhra. We are bringing the notice of all the things that are yet to be done by the central government for the state to the notice of the public. How is it diluting? He's diluting by not doing what is supposed to be done for us. So his comments are meaningless. कि तेलुगु देशम पार्टी के कुछ सांसद इतने बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और बिना कोई तथ्यों पे देश और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलुगु देशम को अभी जनता ने मुंहतोड़ जवाब तेलंगाना में दिया। अब रही बात मुद्दों की, ये बात कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस की। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने स्पेशल स्टेटस के जो लाभ उस सरकार को उस प्रदेश को मिल सकते थे वो सब स्वीकृत किए और स्वीकृत करने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने असेंबली में, आंध्र प्रदेश की असेंबली में ये स्वीकार किया कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट है और उसके बाद भ्रष्टाचार से डरने के कारण आंध्र प्रदेश के सांसदों ने इस प्रकार की हरकतें की। मैं पूरी गंभीरता से ये कहना चाहूंगा कि भ्रष्ट सरकार और एक ऐसी सरकार जिसने प्रदेश में कोई विकास नहीं किया, प्रदेश में सिर्फ गलत प्रकार के बयानबाजी के अलावा आंध्र प्रदेश में कुछ काम नहीं हुआ है। राफेल डील को लेकर रोज नए तनाजे सामने आ रहे हैं। इस बार बेंगलुरु में वाक़े एचएएल की बदहाली का मामला उठा है। हालांकि वजीर दिफा निर्मला सीतारमण का दावा है कि एचएएल को कई तरह के काम दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस हुकूमत पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा निर्मला सीतारमण पर हमला किया तो सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वजीर दिफा ने पार्लियामेंट में झूठ बोला है। HAL people, I have been to HAL, I have spoken to the people in HAL, and you have seen publicly HAL employees saying that we are being starved, we are being destroyed. Why was it necessary to destroy HAL? You have to understand that. Because with a strong HAL, you simply cannot give that contract to anybody else. So you have to undermine HAL. Which is what the government is doing. They're saying HAL can't build anything. But Anil Ambani can. Anil Ambani has never built anything in his life. He's never built an aircraft in his life. HAL has built multiple different types of aircraft. So the strategy of the government, weaken HAL, don't give them money, destroy India's strategic capability and give the gift to Anil Ambani. That is the plan. And that is what we are trying to thwart. We are protecting the HAL and we are telling the people of this country, the youngsters of this country, that we are not going to allow 30,000 crores of your money
to be taken by Anil Ambani because he's Mr. Narendra Modi's friend. During 2014-18, contracts amounting to 26,570.80 crores of rupees have already been signed with HAL, and orders approximately 73,000 crores of rupees are in the pipeline. The above documents clearly confirm the correctness of my statement made on the floor of this House, and that doubts raised in this regard are incorrect and misleading. हम तो पूछेंगे क्योंकि HAL के लोग ही खुद बोले हैं, ना हमको एक पैसे का ऑर्डर यानी पैसे का ऑर्डर मिला, ना हमको कोई सरकार से कोई इसके बारे में इत्तला नहीं है। कम से कम 1,000 करोड़ रुपए बैंक से लोन लेकर हम सैलरी दे रहे हैं। अगर उनकी एडवांस मिलती तो हमें सैलरी के लिए बैंक से लोन लेने का सवाल ही नहीं था। वो क्या है, अपने बोलने के जोश में उन्होंने अपना होश खो लिया। अब कह रहे हैं कि 26,000 करोड़ रुपए के हमने ऑर्डर दे दिए हैं और 74,000 करोड़ के पाइपलाइन में है। पाइपलाइन क्या आपकी सरकार जा रही है? पूरी सरकारें पाइपलाइन में है। आप पाइपलाइन का क्या ऑर्डर दे रही हैं? निर्मला जी, इतनी निर्मल क्यों नहीं रहती हैं आप इतनी कठोर क्यों हो जाती हैं? कठोर नहीं हुई, निर्मल होइए, सच को सामने रखिए देश की जनता के। और सच अगर आप नहीं रखेंगी तो ये मुद्दा तो बनेगा ही। सबरीमाला मंदिर में औरतों के दाखिले के बाद अब रियासत में हमलों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी एमपी और सीनियर लीडर मुरलीधरन की रिहाइशगाह पर नामालूम अफराद ने तोड़फोड़ की है। हमले के वक्त उनके कुछ रिश्तेदार घर पर थे। इस मामले को लेकर आज पार्लियामेंट अहाते में बीजेपी एमपीज ने मुजाहिरा किया। वहीं रियासत के बीजेपी कारकुनान ने पुलिस की गाड़ी पर हमला बोला है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि एकाएक पुलिस की गाड़ी पर हमला किया गया। हालांकि दोनों जमातें इस हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रही हैं। दूर दूर सब the reality is that country-made bombs were hurled at my ancestral home at midnight, around 11:30-12 on Friday, when everybody in the house was asleep. My sister and brother-in-law and their daughter were there. Fortunately, they didn't suffer any injuries. Some minor damage is there for the house. This was an attempt at creating violence and provoking the BJP workers to retaliate, because the state government wants to convert the whole issue into a BJP versus CPM issue to escape from the devotee fury against the entry of two women, which has been helped with the help of the state government. So they want to somehow create this into an issue of CPM versus BJP. That's the whole intention. So after that, there were a lot of violent incidents also. Around 30,000 people are already framed in various charges in Kerala. More than 3,000 cases have been charged. So the government and the ruling party, they are trying to create unrest in Kerala. केरल की जो हिंसक घटनाएं हैं वो सबरीमला के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के पार्श्वभूमि पर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सब प्रकार के आयु की महिलाओं को सबरीमला मंदिर में जाने का अधिकार प्रदान कर दिया है। वहाँ की जो मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अमल में लाने की दृष्टि से हम प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा करके कुछ महिलाओं को जबरदस्ती सबरीमला मंदिर में भेजने का भी प्रयास किया। उसके कारण वहाँ जनभावनाएं भड़की है और उसका परिणाम ये वायलेंस में, हिंसक घटनाओं में दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं ऐसा सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये राज्य सरकार करवा रही है,
जबकि सरकार का ये काम है कि किसी प्रकार की वायलेंस की घटना ना हो, राज्य में शांतिपूर्ण वातावरण रहे, क्योंकि वायलेंस से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। समस्या का समाधान अगर निकालना है तो चर्चा के माध्यम से ही निकल सकता है, लोगों की आस्थाओं का आदर करके निकल सकता है। ये बात केरल के गवर्नमेंट ने ध्यान में रखनी चाहिए और इसे ध्यान में रखते हुए वहाँ जो हिंसक घटनाएं हो रही है उसको रोकने की कारगर कोशिश करनी चाहिए। हालिया दिनों तमिलनाडु में आए साइक्लोन गज को लेकर रियासती असेंबली में जमकर हंगामा हुआ है। गवर्नर के खुतबे के दौरान अपोजिशन जमात कांग्रेस और डीएमके ने नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना है कि गज की वजह से मुतासिर इलाकों को मरकज ने सिर्फ यकीन दहानी ही दिलाई, जिससे उनकी हालत आज भी काफी खराब है। इसी मामले को लेकर अपोजिशन जमातों ने ऐवान में हंगामा करते हुए वॉकआउट किया। कांग्रेस एमएलए विजया ने मोदी हुकूमत पर रियासत के साथ तफरीक बरतने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि आवाम परेशान है। The governor address in the floor of the assembly in Tamil Nadu today has created uproar in the benches of the opposition. The entire opposition constituting nearly half the strength of the assembly near to has walked out and boycotted the governor's address for the reasons that lakhs and lakhs of people are affected in the Gaja cyclone and no proper relief has been given, and the central government has failed to provide funds to the state in order to help the people who are affected in the Gaja cyclone. That is the reason, main reason for opposing the governor, who is a representative of the centre, and his speech has been boycotted by the opposition in toto to show the anger of the central government's behaviour in discarding the state's interest. And more so, various other issues also are involved in the boycott. और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।